नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि हमारा एथिक्स का जो सेकंड यूनिट है वो समाप्त हो चुका है। तो एक बार हम अपना सिलेबस विजिट कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लगभग मेरे ख्याल से आज ये हमारा 15th या 16th लेक्चर होने वाला है एथिक्स के संबंध में। तो ये 15-16 क्लासेस हमारी जो हो चुकी हैं, मोटा मोटा मान लें कि 15 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अभी तक उसमें हमने कितना कवर कर लिया, यूनिट 2 में कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं, एक बार हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कुछ नया कुछ इसमें पोर्शन आ जाता है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो हो चुका है यूनिट 2 में वो क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं, एक बार इसको उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जस्ट अ मिनट। मनोवृत्ति हमने सबसे यहाँ से चालू किया था, मनोवृत्ति से हमने पढ़ना चालू किया था। मनोवृत्ति हो चुका है हमारा। दूसरा अभिक्षमता वाला टॉपिक हो चुका है। सामूहिक बुद्धिमत्ता हो चुका है। मनोवृत्ति में हमने रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, प्रबोधन, संप्रेषण, मनोवृत्ति परिवर्तन कारक, निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन क्यों नहीं होता है, उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है, ये सभी बातें हमने विस्तार पूर्वक कवर की हैं, ठीक है। उसके पश्चात हमने क्या कवर किया हुआ है इसमें आपका अभिक्षमता वाला पोर्शन। अभिक्षमता में जितने भी मूल्य वगैरह दिए हुए इन सबको भी हमने कवर किया, अभिक्षमता को भी कवर किया, ठीक है। सहिष्णुता, समानुभूति, सहानुभूति, करुणा, दया, ये सभी चीज़ें हमने कवर करी है। इसके अलावा सामूहिक बुद्धिमत्ता को हमने हाल ही में पढ़ा और उसके अनुप्रयोग भी पढ़े, उपयोगिता भी देखी, और हमने व्यक्तिगत भिन्नताएं जस्ट पिछली क्लास में ही समाप्त किया है। आज से जो आपका चालू होगा वो यूनिट 3 चालू होगा। यूनिट 3 क्या है आपका, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा, ठीक है। तो मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरणा संबंधित क्या बातें हैं उसके बारे में हम आज से चर्चा करने वाले हैं। सीधे ही उतरते हैं आपके टॉपिक में। जो आपका टॉपिक है उस पर वहाँ से चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं कहानी को अपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से आपका क्या चालू होने वाला है, यूनिट 3 अथवा इकाई 3 चालू होने वाला है, ठीक है। यूनिट 3 अथवा इकाई 3 का एग्जैक्टली उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं एक बार उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या है क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो मानवीय आवश्यकताएं प्रेरणा ये टॉपिक है, जिसके तहत क्या क्या आते हैं, नैतिक सद्गुण और मूल्य आते हैं। प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा की बात, आचरण संहिता क्या है, शासन में उच्च मूल्यों का पालन कैसे होना चाहिए, ये सभी बातें हमको क्या है इस यूनिट के तहत कवर करनी है, ठीक है। चालू करते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक्स को। सबसे पहले आता है सद्गुण क्या होता है, वर्च्यू, जिसको आप क्या बोलते हैं वर्च्यू। सद्गुण का अर्थ क्या होता है उसको समझते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ पर स्पेलिंग क्या है थोड़ी सी गलत लिखी है, इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। हाँ, यह क्या है, एक ग्रीक शब्द ब्रिटिश उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ क्या होता है उत्कृष्टता। जब सकारात्मक मूल्य व्यक्ति के चरित्र में उतर जाते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है, सद्गुण कहा जाता है। इस बात को समझो थोड़ा सा। हमने देखा हुआ है मूल्य, हमने क्या देखा हुआ है मूल्य, और मूल्यों से क्या निकल कर के आते हैं आपके सद्गुण। मूल्यों से क्या निकल के आते हैं आपके सद्गुण। अभी हम आगे चढ़ेंगे, पढ़ेंगे मूल्यों का विभाजन, ये मूल्यों के प्रकार। उसमें सकारात्मक मूल्य भी होते हैं और नकारात्मक मूल्य भी होते हैं। नकारात्मक मूल्य वैसे क्या हो गया, चोरी, भ्रष्टाचार। सकारात्मक मूल्य जैसे क्या हो गया, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा, दया, ये सभी सकारात्मक मूल्य होते हैं। तो ये जो सकारात्मक मूल्य हैं, जब ये सकारात्मक मूल्य मनुष्य के क्या हो जाते हैं, चरित्र में बैठ जाते हैं, उसके आचरण में आ जाते हैं, उसके व्यक्तित्व में स्थापित हो जाते हैं, तो उस समय उस स्थिति में उन मूल्यों को क्या कहा जाता है, सद्गुण कहा जाता है, वर्च्यू कहा जाता है, ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण छिपे होते हैं, किंतु श्रेष्ठ गुणों को ही क्या कहा जाता है, सद्गुण कहा जाता है। तभी तो वर्च्यू का मतलब क्या है, उत्कृष्टता आता है। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ मूल्य होंगे, 50 मूल्य होंगे, मेरे अंदर भी 50 मूल्य हैं, लेकिन सद्गुण किसको कहा जाएगा, जो सर्वोच्च होगा, जो मूल्य सर्वोच्च होगा, जो मूल्य उत्कृष्ट होगा, उसी को क्या कहा जाएगा, सद्गुण कहा जाएगा। उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, स्थायी होती है, मतलब वो हमारे अंदर सदैव विद्यमान रहने वाला है, ठीक है। सुकरात ने ज्ञान को सद्गुण माना है। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही क्या है, सर्वोच्च सद्गुण है। सुकरात क्या मानते हैं कि अगर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया तो वही सर्वोच्च सद्गुण माना जाएगा। प्लेटो के अनुसार क्या है, 4 सद्गुण माने गए। प्लेटो के अनुसार क्या क्या, विवेक, संयम, साहस, न्याय। प्लेटो ने 4 सद्गुणों को माना है, कौन कौन से, विवेक, संयम, साहस, न्याय। जबकि सुकरात ने क्या माना है, सिर्फ ज्ञान को सद्गुण माना है, ठीक है। उदाहरणार्थ कि न्याय, धैर्य, दया, बहादुरी और ऐसे बहुत सारे मूल्य हो जाते हैं जो हमारे किसमें, सद्गुण की कैटेगरी में आ सकते हैं। सद्गुण शब्द का क्या है अर्थ है उत्कृष्टता, या मानवीय गुणों क्या करता है उस कर्ता से संबंधित होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस चीज की, जिसमें सबसे पहले क्या बातें आ जाती हैं। अभी हमने ऊपर देखा सुकरात ने किसको माना है, ज्ञान को सद्गुण माना है। प्लेटो ने किसको माना है, 4 सद्गुण माने हैं, विवेक, संयम, साहस, न्याय। और अरस्तु ने क्या माना है, तो सद्गुणों का अभ्यास। उनने क्या बोला, ये आपको सद्गुणों का क्या करना पड़ेगा,
अभ्यास करना पड़ेगा, अथवा मूल्यों का अभ्यास करना पड़ेगा, और जिन मूल्यों का आप निरंतर अभ्यास करेंगे उस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके सद्गुण में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतनी बेसिक बातें यहाँ पे की गई हैं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के द्वारा। ठीक है, अरस्तु ने सद्गुण सुखी जीवन के लिए क्या है, एक माध्यम माना है। अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो उसका आधार क्या होगा, उसका माध्यम क्या होगा, सद्गुण होंगे। ठीक है, अब आते हैं सद्गुणों के प्रकार क्या क्या होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सद्गुणों के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, बौद्धिक सद्गुण, नैतिक सद्गुण। बौद्धिक सद्गुण मतलब जो आपकी बुद्धि से संबंधित होंगे, नैतिक सद्गुण मतलब जो आपकी नैतिकता से संबंधित होंगे, नैतिक मूल्यों से संबंधित होंगे। जैसे बौद्धिक सद्गुणों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बौद्धिक सद्गुण व्यक्ति को सही और गलत का परिचय दिलाते हैं। सिंपल सा है ना, यहाँ कोई घटना हो रही है, ये घटना के संबंध में आपके विचार सही है अथवा गलत है, इसका पहचान आपको कौन कराएगा, बौद्धिक सद्गुण। लेकिन आपको इस सही रास्ते में जाना है अथवा गलत रास्ते में जाना है, इसकी पहचान कौन कराएगा, नैतिक सद्गुण। ठीक है, तो बौद्धिक सद्गुण क्या करते हैं, व्यक्ति को सही गलत का परिचय कराते हैं, लेकिन नैतिक सद्गुण व्यक्ति को सही के चयन का प्रोत्साहित करते हैं। किसी घटना के संबंध में, किसी चीज के संबंध में, कोई चीज, वो चीज सही है अथवा गलत है, इसकी पहचान आपको कौन कराएगा, आपके बौद्धिक सद्गुण कराएंगे। लेकिन आप सही रास्ते में ही जाएं, इसका निर्धारण कौन करेगा, आपका नैतिक सद्गुण करेगा, नैतिक मूल्य करेंगे आपके। ठीक है, नैतिक सद्गुण क्या है, यह मुख्यतः समान परिस्थितियों में मनुष्य द्वारा किए गए कार्य या प्रतिक्रिया पर आधारित होते हैं, या मनुष्य विशेष पर क्या होते हैं, केंद्रित सिद्धांत है। मतलब आपका नैतिक सद्गुण कुछ अलग होगा, मेरा नैतिक सद्गुण कुछ अलग होगा, मिस्टर एक्स का कुछ और होगा, मिस्टर वाई का कुछ और होगा। ये क्या हुआ, मनुष्य पर केंद्रित है। इसमें मनुष्य के गुण, विवेक, वीरता, संयम आदि का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नैतिक सद्गुण प्राप्त करने के लिए सतत अभ्यास ही क्या है, एकमात्र तरीका होता है। नैतिक सद्गुणों का विकास कैसे होगा, मूल्यों का विकास आप में कैसे होता है, हमने मूल्यों के विकास की प्रक्रिया पीछे देखी, मनोवृत्ति के विकास की प्रक्रिया हमने पीछे देखी, अभी आगे फिर से चर्चा करेंगे इसकी। वो कैसे होता है, निरंतर अभ्यास से होता है। अगर आपको घर में बार बार सिखाया जाए कि ईमानदारी करना है, झूठ नहीं बोलना है, तभी तो आप उस चीज को सीखेंगे। निरंतर अभ्यास यही कहलाता है। इस नैतिक सद्गुण की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को इस तरह लगातार अभ्यास करना चाहिए कि वह व्यक्ति की आदत बन जाए। अरस्तु के लिए नैतिक सद्गुण ही वास्तविक सद्गुण है। इन्हें पाने का एकमात्र तरीका क्या होता है, सतत अभ्यास होता है। सद्गुणों के दो प्रकार, बौद्धिक सद्गुण, नैतिक सद्गुण। बौद्धिक सद्गुण क्या, जो आपको सही गलत का आभास कराएगा। नैतिक सद्गुण क्या, जो आपको सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। अरस्तु के अनुसार नैतिक सद्गुण ही सर्वोच्च होता है, बौद्धिक नहीं। नैतिक सद्गुण क्या होता है, सर्वोच्च होता है। और नैतिक सद्गुण की प्राप्ति कैसे होगी, निरंतर अभ्यास से होगी। नैतिक सद्गुण आपको कैसे प्राप्त होगा, निरंतर अभ्यास से प्राप्त होगा। पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, सद्गुण है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, सद्गुण होता है। जिसके पास जितने सद्गुण है वो उतना ही बड़ा क्या हो जाता है, धनवान हो जाता है। जैसे आपके पास, अंबानी जी के पास सबसे ज्यादा पैसा, आप उनको धनवान बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा धनवान किसको बोला गया, जिसके पास सद्गुण है, जिसके पास सर्वोच्च मूल्य है, श्रेष्ठ मूल्य है, उत्कृष्ट मूल्य है, उसको बोला गया धनवान। ठीक है, हमारे जीवन की सार्थकता इसी बात में है कि सद्गुण जीते और दुर्गुण हारे। जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छाई जीते और बुराई हारे, वैसे ही सद्गुण जीत जाएं और दुर्गुण हार जाएं। यही हम सबका उद्देश्य है, आपका भी मेरा भी, हम सबका, समाज में रहने वाले लोगों का, समाज में रहने वाले राइट माइंडेड पर्सन्स का। ठीक है, अब आते हैं सद्गुण और दुर्गुण में क्या अंतर आता है। सद्गुण कैसे होते हैं, एक मिनट ना, हाँ, सद्गुण क्या होते हैं, यह शुभ होते हैं। तो दुर्गुण सीधी सी बात है क्या होंगे, अशुभ होंगे। दुर्गुण क्या होंगे, दुर्गुण मतलब जो बुरे गुण हैं, बुरे मूल्य हैं आपके। सद्गुण मतलब जो सर्वश्रेष्ठ मूल्य हैं, सर्वोच्च मूल्य हैं आपके। तो जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, वो शुभ होगा। जो आपका निकृष्ट है वो क्या हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। यह सदैव उचित के पक्ष में होते हैं। हमने पीछे चर्चा करी, बौद्धिक सद्गुण, नैतिक सद्गुण। बौद्धिक आपको सही गलत की पहचान कराएगा, लेकिन नैतिक आपको सही रास्ते पे ले जाएगा, मतलब उचित के रास्ते में लेके जाएगा, जबकि ये अनुचित के पक्ष में ले जाता है। इसमें वासनाओं, इच्छाओं पर नियंत्रण किया जाता है, मतलब आप इसमें मध्यम मार्ग स्वयं अपना लेते हैं। इसमें क्या होता है, आप मध्यम मार्ग स्वयं अपना लेते हैं, जबकि यहाँ पे यह संभव नहीं। लंबे अभ्यास के पश्चात यह व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। यह व्यक्ति के जीवन में आदत के रूप में स्थापित हो जाते हैं। कैसे, आदत के रूप में। ये लंबे अभ्यास के पश्चात क्या हो जाएंगे, सद्गुण धीरे धीरे मनुष्य की उसमें बैठ जाएंगे, चरित्र में बैठ जाएंगे, उसका हिस्सा बन जाएंगे उसके जीवन का। कैसे कि अगर आप ईमानदारी का मूल्य आपके अंदर स्थापित है, तो अगर कहीं एक समय भी, एक सेकंड के लिए भी आप थोड़ी सी अगर बेईमानी करेंगे, तो स्वयं को अंदर से आपको ग्लानि होगी। क्यों, क्योंकि वो चीज़ आपके जीवन का क्या बन गई थी, हिस्सा बन गई थी। उसके विपरीत आप कुछ काम करने जा रहे थे, जबकि यहाँ पे ऐसा, इसमें सही और गलत में क्या है, भेद का ज्ञान होता है, जबकि यहाँ पे सही और गलत में हम भेद का ज्ञान नहीं कर पाते। उदाहरण साहस, उदाहरण कायरता। कायरता क्या है, एक दुर्गुण है।
ठीक है, उस कायरता से ये सब चीजें उभरेंगी, साहस से ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, ये क्या है, सद्गुण और दुर्गुण में अंतर आता है। आगे बढ़ते हैं हम मानवीय मूल्यों पे आगे आते हैं कि मूल्य क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मानवीय मूल्यों की चर्चा में क्या आता है कि ऐसे विश्वास जो आदर्श विश्वास एवं आदर्श जो व्यक्ति के आचरण में सद्गुण के रूप में व्यक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, मूल्य कहलाते हैं। वही बात हो गई कि जो मूल्य क्या थे, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे आदर्श जो क्या होते हैं सद्गुण के रूप में व्यक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके मूल्य कहलाते हैं। अथवा मूल्य व्यक्ति के गहरे स्थायी विश्वास होते हैं जो उसे बताते हैं क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। गहरे स्थायी विश्वास मतलब आपके जीवन में लंबे समय से वो बैठे हुए हैं, स्थायी हैं, बदलाव नहीं हो रहा है। वो आपको बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। ठीक है, मूल्य वे मानक होते हैं जो कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की वांछनीय या वांछनीयता के मूल्यांकन एवं निर्णय में क्या करते हैं, मदद करते हैं। आप उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, अपने मूल्यों के आधार पर परिस्थितियों का आप मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं परिस्थितियों का। जैसे ईमानदारी एक क्या है, उच्च नैतिक मूल्य है, उदाहरण के लिए। अब आते हैं मूल्य की विशेषताएं क्या होती हैं, मूल्यों की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला क्या होता है, मूल्य अमूर्त होते हैं, आप देख नहीं सकते हैं मूल्यों को। मूल्य अमूर्त मतलब क्या है, जो चीज को सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप आभास कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते उसको। जैसे उदाहरण के लिए कि ईमानदारी आपका मूल्य है, क्या मैं उसको टच कर सकता हूँ, सिर्फ आभास कर सकता हूँ अगर आपने पालन किया तो। दूसरा, मूल्य सीखे जाते हैं, परिवार सिखाता है, समाज सिखाता है, विद्यालय सिखाता है, आपका शिक्षा व्यवस्था सिखाती है आपकी। ठीक है, अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोगों द्वारा सिखाए जाते हैं मूल्य। तो मूल्य क्या है, सीखे जाते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में। मूल्य कुछ अंश तक आंतरिक भाव होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रदर्शित होते हैं। कई बार मूल्य हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर की भावना से निकल करके आते हैं, जो हमने सामाजिकरण की प्रक्रिया में सीखा उससे हम कुछ मूल्य विकसित करते हैं स्वयं, और वो हमारी आंतरिक भावना से निकल करके आते हैं, अंतरात्मा से निकल करके आते हैं वो। इसके अलावा ये व्यापक मानक होते हैं जो विभिन्न रूपों को आचरण क्या कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना, अगर कोई गलत आचरण कर रहा है, अगर कोई गलत आचरण कर रहा है तो हम बोलते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे अंदर क्या है, गलत मूल्य स्थापित हैं। कोई कुत्ते को पत्थर मारा तो हम बोलते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने ही सिखाया आपको, तुमको यही मूल्य सिखाए हैं। इसका मतलब क्या है, हम मूल्यों को वहां पे क्या दे रहे हैं, वरीयता दे रहे हैं। किस चीज के लिए, किसके ऊपर, आचरण के ऊपर। मतलब मूल्यों से आचरण का क्या होता है, निर्धारण होता है। इसके अलावा सामान्यतः चिर स्थायी होते हैं एवं स्थिर होते हैं। मूल्य आपके अंदर ईमानदारी का मूल्य है, आपके अंदर करुणा का मूल्य है, दया का मूल्य है, लोगों की सहायता करने का मूल्य है, उसमें परिवर्तन इतना जल्दी आसानी से नहीं होगा कि अगर मैं आप आज बोलूँ आपको परिवर्तन कर लो, आप कर लोगे, नहीं करोगे। परिवर्तन उसमें कब होगा, हृदय विदारक घटना की मूल से ही क्या है, परिवर्तन हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके अंदर सहायता का मूल्य था, लोगों की आप सहायता करते थे, हाईवे में एक्सीडेंट हो गया किसी का, आपने देखा, आप सहायता करने निकल लिए। लेकिन इसी सहायता करने के दौरान आपके साथ एक घटना हो गई, आपको ही पुलिस ने बैठा करके रख लिया कुछ घंटे वहां तक, ठीक है, और उसमें ऑफिस में, थाने में। तो आप फिर क्या है, आप सहायता करना पसंद नहीं करेंगे। वो उसमें क्या हो जाएगा, आपके मूल्य में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि मूल्यों के पालन में आंतरिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जिस मूल्य का आप पालन करेंगे, जो आपके अंदर चिर रूप से स्थायी था, चिर स्थायी रूप से वो बैठा हुआ था, तो उसका पालन करेंगे तो आपको संतुष्टि तो प्राप्त होगी ही। इसके अलावा क्या, समाज में आदर्श को स्थापित करते हैं। अगर आप पालन करेंगे तो आप आदर्श, स्वयं आदर्श के रूप में क्या होंगे, स्थापित होंगे। मूल्य सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुभव से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। हमने देखा पीछे ऊपर कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में सीखे जाते हैं। मूल्य सोपानिक के स्तर पर बढ़ते चले जाते हैं। सोपानिक के स्तर पर बढ़ते कैसे चले जाते हैं कि समझो कि पूरे आपके जीवन का एक कालखंड है जो बढ़ता जा रहा है। तो उसमें पहले आपके बचपन में कुछ और मूल्य आपके लिए महत्व रहा होगा, वयस्कावस्था में कुछ और, प्रौढ़ावस्था में कुछ और, वृद्धावस्था में कुछ और मूल्य आपके लिए महत्व रखता होगा। सोपानिक स्तर पर क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। इसके बाद मूल्य से व्यक्ति के कार्य क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। मूल्य से व्यक्ति के कार्य कैसे प्रभावित होंगे, कि आपका ईमानदारी के प्रति मूल्य है, ऑफिस में भ्रष्टाचार होता था, अब आप क्या है, वहां पे समस्या उत्पन्न होगी। इस प्रकार से क्या क्या होता है, कार्य आपका प्रभावित होता है। वो प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है या फिर जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, नकारात्मक भी हो सकता है। अब आते हैं मूल्यों के प्रकार, मूल्यों का वर्गीकरण। मूल्यों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला क्या होता है आपका, उद्देश्य के आधार पर, साधन मूलक मूल्य, साध्य मूलक मूल्य। साध्य मूलक मूल्य मतलब वो जो आप अपने जीवन में हमेशा के लिए स्थापित करना चाहेंगे। साधन मूलक मूल्य वो ऐसे ऐसे मूल्य जिनके माध्यम से आप इन साध्य मूलक मूल्यों को प्राप्त करना चाहेंगे, स्थापित करना चाहेंगे। दृष्टिकोण के आधार पर सकारात्मक, नकारात्मक। स्थायित्व के आधार पर कुछ हमेशा बने रहेंगे, कुछ क्या होते रहेंगे, परिवर्तित होते रहेंगे। भौतिकता के आधार पर जिनसे आपका जीवन चलेगा, जिनसे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आना है। ठीक है, जैविक और अजैविक। अब इसमें आगे आती कहानी,
एक और कार्य क्षेत्र के आधार पर आप बता सकते हैं, वैसे राजनीतिक, न्यायालयी, सिविल सेवा, व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, ऐसे अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं उद्देश्य की दृष्टि से। उद्देश्य की दृष्टि से क्या होते हैं? साध्य मूलक मूल्य और साधन मूलक मूल्य, उनकी चर्चा करते हैं। साध्य मूलक मूल्य में आपने क्या देख लिया कि ऐसे मूल्य जिनको व्यक्ति अपने जीवन में सदैव प्राप्त करना चाहिए। साध्य मतलब लक्ष्य, साध्य मतलब अंतिम लक्ष्य क्या है आपका, तो अंतिम लक्ष्य क्या है आपका? जीवन में कुछ नए मूल्यों को सदैव प्राप्त करना, जैसे खुशी, करुणा, शांति, ये सब क्या है आपका साध्य मूलक मूल्य है। साधन मूलक मूल्य क्या है? तो साध्य मूलक मूल्यों या अपनी जीवन के उच्च उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जिन मूल्यों का पालन किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? साधन मूलक मूल्य कहा जाता है। ठीक है, साधन, यहाँ पे साधन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? साधन आएगा। साध्य मूलक मूल्यों तक पहुंचने के लिए आप जिन मूल्यों का पालन करते हैं, जिन मूल्यों का अनुसरण करते हैं, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए आप जिन चीज़ों का अनुसरण करेंगे उसको क्या कहा जाएगा? साधन मूलक मूल्य कहा जाएगा। जैसे कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, अहिंसा, समाज सेवा, महत्वाकांक्षा आदि। कोई व्यक्ति खुशी प्राप्त करने के लिए समाज सेवा करता है, तो खुशी क्या होगा? उसका साध्य मूलक मूल्य हो गया। समाज सेवा क्या होगा? उसका साधन मूलक मूल्य हो गया। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका उद्देश्य के बाद दृष्टिकोण के आधार पर। दृष्टिकोण के आधार पर दो प्रकार के, सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य। कैसे? जिनको व्यक्ति सदैव अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है वो सकारात्मक मूल्य हैं। यह मूल्य जीवन के उच्च आदर्श उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं, उदाहरण कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि। नकारात्मक मूल्य क्या है? कि वह मूल्य जिनसे व्यक्ति हमेशा बचना चाहता है, नकारात्मक मूल्य कहलाते हैं। यह जीवन के आदर्श उच्च उद्देश्यों की पूर्ति में क्या होते हैं? बाधक होते हैं। उदाहरण के लिए बेईमानी, हिंसा, असत्य। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? दृष्टिकोण के आधार पर सकारात्मक नकारात्मक होते हैं। फिर आते हैं स्थायित्व के आधार पे, कि कोई स्थायी होगा, कोई अस्थायी होगा। स्थायित्व के आधार पर वह मूल्य जो सदैव व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं स्थायी मूल्य कहलाते हैं, उदाहरण अहिंसा, प्रेम, दया, शांति। और अस्थायी मूल्य जो परिवर्तित होते रहेंगे, जैसे क्या है? ऐसे मूल्य जो क्षणिक प्रकृति के होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, अस्थायी मूल्य कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अस्थायी आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या आएगा? अस्थायी, तो अस्थायी मूल्य कहलाता है। उदाहरण दुख, उत्साह, गुस्सा, समयबद्धता, कर्तव्यनिष्ठा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके अस्थायी मूल्य होते हैं, इनमें परिवर्तन सदा चलता रहता है। फिर आते हैं भौतिक मूल्य। भौतिक मूल्य क्या क्या आ जाता है आपका? जैविक मूल्य आते हैं और अजैविक मूल्य आते हैं। जैविक मूल्य जिनसे आपकी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे कि बेईमानी, भ्रष्टाचार, स्वार्थता। और अजैविक मूल्य क्या हो जाता है? जिनसे क्या आता है? आपके आध्यात्मिक अनुभव, जीवन की सार्थकता से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे जैसे शांति, चिंतन, मन, संवेग, बुद्धिमत्ता, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जैविक मूल्य क्या हो गया? जिनसे आपकी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। वो गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है हमको, बस उनसे क्या होना चाहिए? सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जैसे क्या है? ये सब हो गए। अजैविक मूल्य में क्या जाता है? कि ऐसे मूल्य जो उच्च कोटि के आध्यात्मिक अनुभवों से एवं जीवन के सार्थकता से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे शांति, चिंतन, मनन, सामूहिक बुद्धिमत्ता, जो हमारे क्या है? आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ा रखेंगे, जीवन की सार्थकता से जुड़ा रखेंगे। फिर आते हैं आपके कार्य क्षेत्र के आधार पर मूल्य। कार्य क्षेत्र के आधार पर मूल्य कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले व्यक्तिगत मूल्य आते हैं। तो वे सिद्धांत, विचारधाराएं जिनका व्यक्ति निजी जीवन में अनुसरण करता है क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत मूल्य कहलाते हैं। उदाहरण आत्मानुशासन। व्यक्तिगत मूल्य क्या है? कि जिनको हम अपने जीवन में अपनाते हैं, उनका संबंध हमारे जीवन से होता है और किसी से नहीं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला सिर्फ, और किसी पर नहीं। जैसे कि आत्मानुशासन हो गया। दूसरा आता है मानवीय मूल्य, कि मानव प्रकृति के आधारभूत सिद्धांतों, विचारधाराओं जो कुछ को जो जीवन को सहज एवं प्रसन्न बनाते हैं, मानवीय मूल्य कहलाते हैं। मतलब कोई ऐसे मूल्य अपनाना जिससे मानवीय जो सिद्धांत है वो क्या हो जाए? और सुदृढ़ हो जाए। मानवीय आधारभूत जो विचारधारा है, सिद्धांत है, वो क्या हो जाए? और ज़्यादा सशक्त हो जाए। जीवन क्या हो जाए? सहज और प्रसन्न हो जाए। जैसे दया, परानुभूति, संवेदना। परानुभूति को ही क्या बोलते हैं? समानुभूति। परानुभूति को ही क्या बोलते हैं? समानुभूति। इसके अलावा न्यायिक मूल्य जो न्यायपालिका के लिए पालन के लिए बनाए गए हैं, मूल्य न्यायाधीशों के संविधान के प्रति होते हैं, न्यायिक मूल्य कहलाते हैं। राजनीतिक मूल्य जो राजनेताओं द्वारा शपथ ग्रहण करने पर शपथ में जिन मूल्यों का उल्लेख होता है उन्हें राजनीतिक मूल्य कहते हैं। जैसे वो कल्याण बोलते हैं, वहाँ पे संविधान शपथ लेते टाइम संविधान के संरक्षण करेंगे, देश की अखंडता, एकता की रक्षा करेंगे, यही उनके लिए मूल्य है, यही उनके लिए मूल्य है। सिविल सेवा के लिए क्या मूल्य होता है? सरकारी सेवा के प्रति क्या करेंगे? निष्ठा रखेंगे, सरकारी सेवा के प्रति निष्ठा रखेंगे। राजनीतिक तटस्थता को बना करके रखेंगे। राजनीतिक तटस्थता क्या हमने पीछे पढ़ लिया। एकीकरण आदि सिविल सेवा क्या होते हैं? मूल्य होते हैं। व्यावसायिक मूल्य क्या हैं? चिकित्सकों, अभियंताओं मतलब इंजीनियर, अधिवक्ता मतलब एडवोकेट्स, पत्रकार आदि को नियमित करने वाले पेशेवर मूल्यों क्या करना? व्यावसायिक करना। ये व्यावसायिक मूल्य अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, चाहे चिकित्सक हो, अभियंता हो, अधिवक्ता हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो,
या अन्य अन्य जो भी फील्ड होती हैं उन सब से संबंधित। इन मूल्यों को भारत में कानूनी आधार पर क्या किया गया, स्वीकार किया गया है। इन मूल्यों को चिकित्सकों के लिए जो कानून बना हुआ है, अधिवक्ताओं के लिए, पत्रकारों के लिए, अभियंताओं के लिए, अलग अलग फील्ड में। तो व्यावसायिक मूल्यों के लिए जनरली क्या होता है, कुछ ना कुछ कानूनी आधार होता है। इन क्षेत्रों में, मतलब इन सब क्षेत्रों में मूल्यों को कानून के माध्यम से नैतिक संस्थाएं आचरण संहिता का उपयोग करके क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो ये पूरा क्या था आपका मूल्यों का वर्गीकरण था। ठीक है, अब आता है मूल्य और अभिव्यक्ति में संबंध क्या होता है। ठीक है, आ जाओ मूल्य और अभिव्यक्ति में संबंध देखते हैं। समानताएं क्या होती हैं, दोनों सीखे जाते हैं। मनोवृत्ति आपने पढ़ा हुआ है, मनोवृत्ति आपने पढ़ा हुआ, वहां हमने देखा था मनोवृत्ति क्या होती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में सीखी जाती है। तो मूल्य भी तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में सीखा जा रहा है। मनोवृत्ति क्या होती है, समानता स्थायी होती है, ये भी तो समानता स्थायी है। दोनों में ही व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करने की क्षमता होती है। मनोवृत्ति से ही आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है और मूल्य से भी आपका व्यक्तित्व क्या होता है, गाइड होता है, दिशा निर्देशित होता है। तो दोनों में क्या हो गई, ये समानता हो गई, सीखने की, स्थायित्व की और व्यवहार को प्रेरित करने की। अब आता है असमानता क्या है। तो अभिवृत्ति क्या होती है, प्रायः मूल्यों से ही उत्पन्न होती है। अभिवृत्ति प्रायः मूल्यों से उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब मूल्य क्या हो गए, मूल्यों से किसका निर्माण होगा, अभिवृत्ति का निर्माण होगा। मूल्यों से किसका निर्माण होगा, अभिवृत्ति का निर्माण होगा। अभिवृत्ति वाली जो लेक्चर सीरीज थी उसको आप एक बार फिर से देखेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको वहां पे समझाया गया था। ठीक है, इसके अलावा विशिष्ट परिस्थिति में अभिवृत्ति मूल्य को निर्धारित करती है। इसके बाद क्या है, मूल्य एवं तथा अभिवृत्ति परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए मूल्यों में परिवर्तन होने से अभिवृत्ति भी क्या होने लगती है, स्वतः परिवर्तित होने लगती है। मतलब मूल्यों में बदलाव तो अभिवृत्ति में बदलाव। क्यों, क्योंकि अभिवृत्ति किससे निर्मित हो रही है, मूल्यों से। अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर होते हैं, परिणाम स्वरूप मूल्यों में परिवर्तन अपेक्षाकृत क्या होता है, ज्यादा कठिन होता है। मूल्य ज्यादा स्थायी की अभिवृत्ति ज्यादा स्थायी, तो मूल्य ज्यादा स्थायी रहेंगे। अभिवृत्ति थोड़ी सी कम स्थायी होती है। ठीक है, तो इतनी बातें क्या हो जाती है इसमें, असमानता में। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, वो क्या क्या है आपका। तो अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य में भावनात्मक पक्ष क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। मूल्यों में भावनात्मक पक्ष अधिक प्रबल होता है। ठीक है, भावनाओं का दबाव ज्यादा वहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा मूल्य में पहचान अथवा आत्मीकरण की प्रधानता होती है, लेकिन अभिवृत्ति में नहीं होती है। मूल्यों से आप क्या कर सकते हैं, लोगों के चरित्र को पहचान सकते हैं, लोगों को पहचान सकते हैं, मनोवृत्ति से नहीं पहचान सकते हैं। मनोवृत्ति से नहीं पहचान सकते, इसके लिए हमने क्या देखा था, एक जाके पीछे आप लेक्चर पढ़िएगा। ठीक है, लॉ पियरे मॉडल देखा था। क्या देखा था, लॉ पियरे का मॉडल देखा था। तो उसको आप एक बार जाकर के फिर से देख लीजिएगा लेक्चर में, जहां हमने मनोवृत्ति पढ़ा था, शायद मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, है ना। इसके बाद कभी कभी मूल्यों द्वारा अभिवृत्ति एवं व्यवहार का संबंध निर्धारित होता है, और किसी विशेष मूल्य के कारण व्यक्ति का व्यवहार उसकी अभिवृत्ति से क्या हो जाता है, असंगत हो सकता है। तो ये सब बातें हमने इसके तहत क्या करी, मूल्य और अभिवृत्ति के तहत संबंधों के तहत देखी। ठीक है, ये पूरा आपका क्या था, लेक्चर था। अब यहाँ से अगली क्लास से हम क्या करेंगे, मूल्यों को निर्धारित करने वाले कारकों को देखेंगे। तो अभी के लिए लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।